वैसे तो मैं जल्दी खुद देख लें। एक ईदी से कम नहीं हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ मैं तो ये कहता हूँ हर एक को। ये सात भाई का यार, मुझे तो सात भाई की बेगम और बच्चों पे तरस आ रहा है। यानी उनके बेगम और बच्चे जब सात भाई से ईदी मांगेंगे तो वो कहेंगे बेटा तुम्हारा बाप ही इतना बड़ी ईदी है तुम्हारे लिए। तो नहीं है, मैं गलत बात कर रहा हूँ कोई? इसमें नहीं, यार बिल्कुल सात भाई जो है ना, वो अपनी जब इंशाल्लाह सात भाई की शादी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, तो सात भाई जब ईद मुबारक का मैसेज करेंगे तो साथ में अपनी तस्वीर नीचे लिखेंगे ये लो ईदी, ये पूरे ससुराल में बांटेंगे। ये मैं व्हाट्सएप कर में ये भी चुका हूँ फॉरवर्ड, ये लो कई ईदी, ये लो ईदी। दफा। ये मैं तो कई मेरी दफा। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट चौक। मेरा नाम सुफियान है, मेरा ताल्लुक़ सिंध से है। आज हम ईद के सेकंड डे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक 2-3 years पाकिस्तान की ईद बाकी दुनिया की ईद से कोइंसाइड कर रही है, तो हमने कहा आज सेकंड डे ही रिकॉर्ड करते हैं। हमारे साथ आज एक अपकमिंग बिजनेस टाइकून है जिनका नाम साद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं सिंध से नहीं हूँ, मैं कराची से हूँ। मैं कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझता। आप कराची को अपना प्रोविंस समझते हैं? क्या समझते हैं? कराची को पंजाब का हिस्सा समझते हैं। मैं ग्रेटर कराची के लिए जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ग्रेटर कराची के लिए। चलें, उसके साथ ही हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो ग्रेटर कराची का पार्ट है, जिसमें से ताहा द रिटर्न। मैं बिल्कुल भी मैं ग्रेटर कराची का पार्ट नहीं हूँ। आप ऑर्डिनरी कराची का पार्ट है। यदि मैं चले नॉर्मल जो भी जिस तरह का भी कराची है मैं उसी का पार्ट हूँ। ईद मुबारक सबको दिल की गहराइयों से ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। और उसके साथ है हमारे इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ईद मुबारक सबको। मेरी मुबारक। नज़र में कराची जो है वो सिर्फ बहरिया टाउन से शुरू होकर बहरिया टाउन में खत्म हो जाता है। वो बाकी सब जो है वो क्या कहते हैं, कच्ची आबादी। फिर तो सही हुआ ना साथ, ग्रेटर कराची बहरिया टाउन बन गया। ऑर्डिनरी कराची वो हो गया जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं। नहीं, ग्रेटर कराची में बहरिया टाउन हमने अपने अंदर ले लिया ना, मतलब कराची से बाहर है थोड़ा सा वो। अच्छा, तो आपने इंक्लूड कर लिया उनको। यार ये वो साथ भाई, मुझे वो वाली कहानी लग रही है कि आप यानी लाहौर इतना, मैंने जो सुना है इसको कि लाहौर अब इतना फैल गया है कि कुछ अब ऐसे एरियाज है जिसको जो एक्चुअल लाहौर वाले ना वो नहीं एक्सेप्ट करते कि ये लाहौर का एरिया है, लेकिन वो बाकी वाले जो लाहौर के आसपास जो देहात है ना वो भी अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कराते ना तो ऐसे लाहौरी कहलाते। तो मेरे ऑफिस में किस तरह की सिचुएशन होती थी, तो एक साहब अपने आप को लाहौरी कहकर इंट्रोड्यूस कराते थे, तो जो एक्चुअल लाहौर कहते ना वो बड़े चिढ़ते थे। वो कहते थे यार ये लाहौर का है नहीं, ये क्यों कहता है कि ये लाहौरी। और लाहौरी आपको पता है खास तौर पे यानी बहुत इस मामले में सेंसिटिव होते हैं। मैं एक सियालकोटी से लग रहा है मुझे साद भाई आपकी यही वाली कहानी लग रही है कि आप शायद एक्चुअल कराची से नहीं है, आप कराची के आसपास कोई देहात या कोई गांव या कोई आबादी से, यानी कराची से मैं नाज़िमाबाद से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से। इससे ज्यादा कराची हो नहीं सकता। ताबिक मेरे ख्याल से आपकी डेफिनेशन ज्यादा फिट करती है आकिफ के लिए। उसका जो कराची के आसपास जो देहात लाहौर है ना, आकिफ वहां से शायद मुझे लगता है। मैं एक सियालकोटी से मिला था जिसने कहा था मैं लाहौरी हूँ। मुझे ये वो क्लासिक है, वो जो पिंडी इस्लामाबाद वाले ना, अगर कभी पिंडी जो है हमारे बॉयज जो हैं वो कभी बोले कि यार हम इस्लामाबादी बड़े चिढ़ते, कहते यार ये ना बोला करो यार, तुम इस्लामाबादी हैं, हम अलग है, तुम लोग बॉर्डर एरिया से थोड़ा बाहर के एरिया से, ये इतनी हद तक हमें बर्दाश्त। बी क्लास इस्लामाबादी सिटीजन। अब उसमें भी ये होता है जैसे जो बेचारे बहरिया में रहते हैं, जो इस्लामाबाद या बहरिया या पिंडी का बहरिया अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, जो बहरिया जो बीच में, और वो टेक्निकली बिल्कुल बीच में आता है पिंडी और इस्लामाबाद के। तो हमारे क्लास में एक लड़का होता था जो जिसकी फैमिली तो पिंडी से थी लेकिन वो रहता बहरिया में था, तो वो इंट्रोड्यूस कराता था अपने को कि मैं इस्लामाबाद से, या मैं इस्लामाबाद से भी हूँ, पिंडी से। हमने कहा कि तुम्हें शर्मिंदगी क्यों होती है कि तुम कह दो कि तुम पिंडी से हो, पिंडवाल हो, पेंडू हो तुम। नहीं असल में वो बहरिया टाउन ना वो बिल्कुल बीच में आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद से भी हूँ, मैं पिंडी से नहीं। मैं इस बार इस्लामाबाद गया था तो मैंने पिंडी भी देखा था, देखने के लिए कि मतलब क्या फर्क है दोनों।
वही फर्क है, मतलब स्लम्स है एक तरीके से पिंडी इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद के ओ आगे का। भाई क्या तो लेकिन लेकिन लोगों को ये पता नहीं चल, जब लोग बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये बंदा इस्लामाबाद से, पिंडी से। और ये मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि साद भाई की अगर जमती होगी तो वो पिंडी बॉय से ज्यादा जमती होगी। सही है। सही बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन साथ प्राउड नहीं उसके बारे में भी, ये नहीं बात यानी accept करना एज पड़ेगा। एज 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 somebody, हम लोग जो कराची में हमने देखा हुआ है, हम समझते हैं कि पिंडी वाले और कराची वालों का एक नेचुरल अलायंस बनता है पूरी तरीके से। पिंडी यानी वाले जो एमकेएम वोटर्स भी हैं, मतलब वो इतने वॉनबी हैं, वो ना सिर्फ इस्लामाबाद ही वॉनबी हैं, वो कराची वॉनबी भी हैं। पिंडी अच्छा, का अल्ताफ अच्छा। हुसैन क्या शेख रशीद होगा क्या? नहीं यार, ऐसा तो नहीं कह सकते होना तो यार। चाहिए, होना तो चाहिए। मतलब वो बंदा सबसे फिट बंदा वही है उस कैटेगरी में आने के लिए। अब तो वो बात वैसे सही है, जिस तरह एमकेएम हर हुकूमत के साथ फिट हो जाती है ना, तो शेख रशीद भी हर हुकूमत के साथ फिट हो जाता है। नहीं, और जिस तो तरह एमकेएम कूल बॉय बनना चाहती है ना, वो भी कूल बॉय बनने की बड़ी कोशिश करता है हर जगह पे, मतलब जहाँ पे वो वो बन कूल सके। बॉय है भाई। वो है, अब जैसे अब वो अब आप नहीं, देखें ना, नहीं करता। ये अब गलत, अल्ताफ उसको वो हुसैन पिंडी का बॉय है, वो नहीं, पिंडी आप बॉय है, वो देखें कूल ना, बॉय नहीं है, वो पिंडी बॉय आप एक और चीज देखें ना, एक आप मुमासलत देखें कि अल्ताफ हुसैन का घर 90 एक लैंडमार्क बन गया। है। यही लैंडमार्क शेख रशीद की लाल हवेली है, लाल हवेली है, हाँ। पिंडी की। वो उसका पॉलिटिकल हब भी है उसका, और वो लैंडमार्क भी है। तो देयर आर, और यानी बस फर्क और ये जिस तरह शेख रशीद मोस्ट एलिजिबल बैचलर है पिंडी का, तो उसी तरह अल्ताफ हुसैन शादी तो हुई थी, लेकिन अब वो आजकल वो भी बैचलर ही हैं, बैचलर की जिंदगी गुजार रहे हैं। वाह 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 वाह। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में हम बहुत खुशी से, मैं एज अ कराची आइट बोलूंगा, हमें 100 शेख रशीद कबूल होंगे अगर हमें अल्ताफ हुसैन से एक्सचेंज करने पड़े। शेख रशीद के ऊपर की वजह से पिंडी वालों के अंदर कोई वो खून खराबा नहीं हुआ बेचारों का, वो सब वो लॉस नहीं हुआ, वो सारी चीजें जो हैं जो हम लोग को फेस करनी पड़ी हैं एमक्यूएम के दौर में और उससे पहले और आगे। बहरहाल अच्छा, आप में से वैसे अभी ईद पे नॉर्मली व्हाट्सएप की सबसे अच्छा बिजनेस यही होता है कि लोग दबादब व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, ईद मुबारक ये वो। आप मैं तो में से जज करता हूँ लोगों को उनके मैसेज से। अच्छा, अच्छा मैं आपको सबसे फनी मैसेज क्या है, मतलब इस साल की ईद पे कुछ? यार एक आया, मैं पढ़ भी नहीं सकता, इतना मुश्किल आया, तो इसलिए मैंने फॉरवर्ड किया कि जो पढ़ सकता है वो पढ़ के सुना। चलो मैं अच्छा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे 2-3 नहीं, एक सेकंड, मुझे मैं 2-3 चीजें हैं। आप चेक करें, कुछ लोग होते हैं जिसमें अरबी भरी हुई होती है ना, शुरू में दुआएं और आधा खुतबा ईद का लिखा हुआ होता है, और फिर उसके बाद एंड में उर्दू में लिखा होता है ईद मुबारक और आपको। आखिर में फारसी आई में भी डोंट ये निकाल के दे देते हैं कि शेर व शायरी भी भेज रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि भाई इतना एलेबरेट और अरबी और ये सब आप अच्छा फिर एक और ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कस्टमाइज्ड। ठीक है ना, यानी वो तस्वीर होगी, तस्वीर पे वो बनी हुई होगी कोई आर्टिस्टिक ईद मुबारक, और नीचे अपना नाम लिखना जरूरी है, मतलब वो कस्टमाइज होना चाहिए। और लोग कंपनी का चाहते नाम। कंपनी का नाम हो या ना हो, लोग ये नहीं, वरना मुश्किल बना मिस्टर देते मिसेस हैं। हो जाता है ना वो ऑटोमेटिकली। मिस्टर मिसेज होता है या विद फैमिली हो जाता है। अच्छा, मेरे लिए वो मुश्किल हो जाता है कि मैं उसको एज इट इज फॉरवर्ड किसी और को नहीं कर सकता। मेरा तो काम ये है कि आगे से आगे भेज दो यार उसको यार। आपका चैलेंज कुछ और है। अब मेरे लिए मुश्किल होता है, मुझे छांटना पड़ता है किसने क्या रखा है, किसने क्या रखा है। तो मैं अच्छा, अगर आपने गलती की तो कहीं से नीचे किसी और का नाम आ गया, आपने एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया, वो बोलेगा अच्छा ये अच्छा है यार, इसके अंदर इतनी ये तमीज़ हुआ, नहीं है कि मैंने खुद देखा इस बार मेरे ईद पे किसी ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया इनवाइट, किसी ने लिखा इसमें तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ, तो उसने डिलीट कर दी फिर वो पिक्चर। मुझे एक फॉरवर्ड आया जिसमें लिखा हुआ ईद उल अज़हा मुबारक हो। या बल्कि जब मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में पॉडकास्ट चौक के ग्रुप में व्हाट्सएप पे, जब उर्दू के अंदर बहुत गहरी उर्दू और गाढ़ी उर्दू और अरबी के अंदर वो हो रहा था, लोग ईद विश कर रहे थे, तो आकिब भाई थोड़ा अपनी उर्दू के हवाले से थोड़ा एहसास कमसरी के शिकार में आकर उन्होंने भी एक मैसेज डाल दिया। जब मैसेज पढ़ा तो नीचे लिखा हुआ था नया साल मुबारक हो। तो उन्होंने को यही नहीं पता कि कौन सा मैसेज उन्होंने उर्दू किया, तो यार ये उर्दू का कोई यार कांग्रेचुलेटरी मैसेज है, उसको आगे कर ये देना आकिब चाहिए। भाई के लिए खास तौर पे निकाला गया है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। एज इट इज नकल नहीं करना चाहिए, थोड़ी अकल भी लगा लें, तो पढ़ना मैं आना तो चाहिए कि आप कर गए। मैं तो अच्छा, पर्सनली सबका नाम लेके जो है ईद मुबारक करता, ताकि उनको एक फीलिंग हो कि मैंने टाइम निकाला उनको विश करने के लिए। थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 घंटे लगता है दिन के सबको विश करने में। आपकी टाइम निकाल के विश करने, फॉरवर्ड करने की क्या जरूरत है सबको एक एक। सही है। मैं मैसेज पढ़ता हूँ, वो साथ जिनकी सही। बात कर रहा था ना, वो थोड़ा सा अच्छा है,
अब्दुल्ला भाई तो है नहीं, मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन से मुझे इतना इशू होना नहीं चाहिए होपफुली क्योंकि मैं उसके बाद से आज तक इनसिक्योर बैठा हूँ अपनी प्रोनाउंसिएशन को लेकर। तो जो साथ में मैसेज पहले मैं पढ़ता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, इट confers me fathomless gaiety to unbosom my vivacious Eid al-Fitr felicitations to you and your kinsfolk. I fervently covet and supplicate that this Eid unfolds such ecstatic and dazzling events for you that even transcend all of your yens and hankerings. Ameen with best wishes and regards. यार ये पता नहीं, हाँ अब मैं सोच रहा हूँ जिस बंदे की इंग्लिश मेरे जैसी हो, मतलब अब्दुल्ला भाई ने तो अच्छी पढ़ी हुई है, मतलब जिस बंदे ने रेगुलर पढ़ी हो उसको एटलीस्ट एक दो अल्फाज का शायद गूगल करना ही पड़े, तो वो ईद का मुबारक का विश तो एक तरफ रह जाएगा। जो बंदा गूगल करेगा ये पढ़ने के लिए तो वो बात तो उधर ही रह जाएगी। सही बात है। हमें कोई सिंध बोर्ड आपको का बताता चाहिए हूँ। बंदा इसको पढ़ने के लिए, सिंध बोर्ड वाला चाहिए होगा इसको समझने के लिए। जो ये जिसने मैसेज भेजा है ना, जिसने आपको ये मैसेज भेजा है ना, वो आपको ईद नहीं विश कर रहा था, वो आपको जलील कर रहा था। ये आप सही बात, ये ईद नहीं विश है, ये वो चाह ही नहीं रहा कि आपको ईद विश करे। मुझे मतलब लगा जो इतने दाव पेच और कलाबाजियां खाई है ना जबान के साथ और ऊंच नीच, उसका बस चलता तो वो फ्रेंच में कुछ लिख के भेज देता। मैं मानती हूँ, मुझे लगा साशी थारूर ने इस्लाम कबूल कर लिया और मुझे ईद मुबारक कहना चाह रहा है। सही बात है। वैसे ईद से याद है यार, इस बार तो ईद फॉर वंस पाकिस्तान की ईद कोइंसाइड करी विद लॉट ऑफ कंट्रीज इन गल्फ, वेस्ट में भी बहुत सारे कंट्रीज। आई थिंक इंडिया का था कि इंडिया ने ईद एक दिन लेट मनाई थी, बट पाकिस्तान की बनी थी। और ये वाली ईद पे फवाद चौधरी साहब बहुत पहले से कह रहे थे नहीं भाई हम तो बनाएंगे 24 को, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग की 24 को ईद होगी। फिर सोशल मीडिया पे डिजिटल मीडिया पे बड़ा सारा हाइप बनता रहा। फिर इवेंचुअली मुफ्ती मुनीर साहब ने, जो कि रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने आगे कंफर्म किया ईद 24 को होगी। बट उन्होंने जो इन्फॉर्म किया था वो रात को 10 बजे किया था, तो बड़ा इस पे एक मजाक बना कि वो कह रहे थे कि फवाद चौधरी जीत गया। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। इब्राहिम भाई आप क्या बताएं कुछ। यार फवाद चौधरी के ऊपर क्या ओपिनियन हो सकता है यार, वो ये भी बात है। ही इज अ वॉकिंग मीम, ठीक है ना। वो एक मैं तो आपको बोलूंगा कि एक मैकडॉनल्ड्स का अगर आपने वो देखा है, वो जो मैस्कॉट है, वो जो क्लाउन है ना, रोनाल्ड मेरी नजर में ज्यादा रोनाल्ड मैकडॉनल्ड, मेरी नजर में उसकी ज्यादा अहमियत है। ही एड्स मोर वैल्यू टू हिज ब्रांड देन फवाद चौधरी जो है ना, वो क्लाउन भी नहीं बन के भी जो है ना, वो आई थिंक ही इज एन अटर एम्बैरेसमेंट। ये मैं जाहिर बात है अपने एहसास का ऑन द सरफेस लेवल में इसका इजहार कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टेक्निकली भी इसके ऊपर बात करूं तो आई थिंक दिस गाय इज अ परफेक्ट, यानी वो एग्जांपल है ना कि डू नथिंग और शोर मचाओ और काम मैंने कुछ नहीं करना। भाई आप अपनी आपको जो मिनिस्ट्री दी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप उसके हवाले से तो आज तक आपने ना कुछ बयान दिया, ना आप कुछ आके कोई बड़ी अपनी वो स्पेस भी नहीं भेजा ना उसने अभी तक। वो स्पेस पे तो शॉर्टलिस्ट, वो स्पेस पे भी एक दफा बात हुई और उसके आगे क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दुनिया में एक ही काम रह गया कि बस वो स्पेस में भेजना है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है, आप उसके अंदर इतना काम कर सकते हैं, आप कुछ तो बताएं आके हमें। नहीं, लेकिन ये मुझे तो यही लगता है कि ही हैज दिस क्रूसेड अगेंस्ट, यानी जितने भी हमारे इस्लामिक क्या कहते हैं माइंडसेट के या इस्लामिस्ट या उस तरह के जो लोग हैं, उन लोग के खिलाफ इसने जो है ना रैंट करना है। और कोई ऐसी बात भी अगर करता ना जो कि थोड़ी सी दलील की बुनियाद पे होती है, या आप कहने में थोड़ी वो बिल्कुल सरफेस लेवल, वो बिल्कुल वो रेटरिक जो इस्तेमाल होता है ना कि जिनको क्या कहते हैं आप कहते हैं सती किस्म की, दैट्स ऑलवेज। जब भी ईद आती है तो ये जिस तरह लोग मुफ्ती मुनीर को कहते हैं ना कि ईद में नजर आते हैं, तो भाई ये भी एकदम निकल कर आते हैं और उनको अपना जो है ना वो बयानिया बनाना पड़ता है, और एकदम उनके पीछे एक आर्मी ऑफ वो ट्रोल्स जो है वो आ जाती है, जो कि फिर सबको अटैक करना शुरू कर देते हैं। यार हमें पता है कि यार फवाद चौधरी को ये तक नहीं पता था कि हबल टेलीस्कोप किसने भेजी है। वो यही बेचारे एक साल पहले तक तो इसी या अभी भी इसी खुशफहमी में हो कि पाकिस्तान ने हबल टेलीस्कोप स्पार्को ने स्पेस में भेजी है। तो चांद देखना ना देखना यानी वो तो दूर की बात है, इनको अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से चीजें नहीं पता। लेकिन ये जो चांद वाला जो इशू है ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यानी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये इशू पैदा हो रहा हो। ये पता नहीं पिछले 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट, जब से मैंने होश संभाला है दिस इशू हैज बीन गोइंग ऑन।
पहले एक होते थे मुफ्ती पोपल जई साहब पोपल केपी अभी के, भी होते वो। तो हाँ वो अब वो बैकग्राउंड में चले गए, अब शायद हाँ फवाद चौधरी ज्यादा बड़ा एक क्लाउन आ गया है हम्म, पोपल जई के बाद। तो वो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इशू है क्या, यानी व्हाट इज द इशू जो वो जो गवर्नमेंट की बनाई हुई मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंडर रुयत हलाल कमेटी, या जो आप कह लें उसको मून साइटिंग कमेटी, उसको क्या इशू है उसके साथ कि उसकी आपको फाइंडिंग्स या उसकी डिसीजंस पे आपको एतबार नहीं है। यानी आई डोंट नो व्हाट इज द इशू इस इतने छोटे से मसले के ऊपर या इतने फरोई मसले के ऊपर आपको इतना हवा क्रिएट करना होता है, और इतने सालों से, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप बिल्कुल देखें सुफियान भाई, तो आपको याद होगा कि एक दो दफा तो मुफ्ती मुनीब साहब, तो पता नहीं वो भी अपने आप को इस में क्यों रखते हैं, उन्होंने बकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से वॉकआउट कर चुके हैं जब बिल्कुल उनके सामने ये आया कि भाई मुफ्ती पोपल पोपल ये ने कर रहे अनाउंस हैं कर वो दिया। कर रहे हैं, तो वो को ज्यादा गुस्सा आता था, और उनका गुस्सा समझ भी आता है कि मीडिया नॉन स्टेट एक्टर्स को, जहां पे स्टेट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग कैरिड आउट बाय मुफ्ती मुनीब, वो नॉन स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट प्लेयर्स को लेकर आकर उनकी चीज क्यों पेश कर रहा है और ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है और कंफ्यूजन और केओस क्यों क्रिएट कर रहा है। एक चीज जब आपको एक स्टेट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, बाकी लोगों को, मीडिया को उससे गर्ज ही नहीं होना चाहिए कि कौन सा किस गांव में बैठे हुए, किस शहर में बैठा हुआ एक बंदा अपनी मस्जिद के अंदर कौन सी कमेटी चला रहा है और उस कमेटी के तहत कौन बिल्कुल सा ऐलान कर रहा है कि चांद देख लिया या नहीं देखा। बाकी वो अपनी जगह के ब्यूरोक्रेसी और इस रुयत हलाल कमेटी की साइट सीइंग जो भी प्रोसेसेस हैं या जो तरीकेकार है वो कितने एफिशिएंट है, कितने इनएफिशिएंट है, कितने फीजिबल वो है, इफेक्टिव है, कितने बिल्कुल आई इनएफेक्टिव थिंक है, वो इसमें तो एक अपनी एक चीज जो जगह ऐड एक करने बहस है। की है, एक चीज ऐड करने की जो ये है कि अगर जो प्रपोजल के आपने जो मेंशन किया, अगेन फॉर द रिकॉर्ड, मतलब जब से मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ इस चीज़ को, पपुल जई को हमेशा फर्स्ट डे चांद नजर आता था। फर्स्ट डे मतलब जिस दिन इफेक्टिवली मिडल ईस्ट के अंदर हो रही थी रमजान और ईद, वो उसी टाइम के साथ अलाइन होते थे और मुफ्ती मुनीब को हमेशा एक डे ले रहा था। अब कोइंसिडेंटली ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मतलब फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम कि पपुल जई को या एक दिन लेट चांद नजर आया कि वो पूरा पाकिस्तान के साथ अलाइन कर लें, या मुफ्ती मुनीब को एक दिन पहले नजर। अब देखिए अगेन जो जो ओवरसाइट कमेटी गवर्नमेंट में बनाई हुई है वो कोई स्पेसिफिक टू अ प्रोविंस नहीं है, दैट इज फॉर द एंटायरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये पपुल वाला इशू तो खैर अब एक चीज देखो मैं ऐड करने का, चांद नजर आने मुल्क के लिए बनाई ना ये कमेटी, तो मुल्क शुरू होता है पेशावर से, वहां से नॉर्थ से शुरू होता है, साउथ से। कराची में कभी चांद नजर नहीं आया बादलों की वजह से, जो भी मुझे चांद नजर आ गया वो अलग चीज है, आपका लेकिन चांद लेकिन ये जब वो मंगनी के बाद तो नहीं नजर आया था साथ भाई, वो जब भी मंगनी आपकी से पहले, होती है तो मंगनी के बाद तो चांद से बढ़ के दिखता है कुछ। सही है ठीक। वो तो अगर कराची में नजर नहीं आ रहा चांद तो कहीं और जाके देख लें, मतलब जिस जगह बादल नहीं। अब अगर मैं मुफ्ती मुनीब को कहूं कि जोहर का टाइम बताएं और रात के वक्त देख रहे हैं कि मतलब किस तरह मैं बताऊं कि जोहर का टाइम कब होगा, तो गलती तो आदमी की हुई ना। पूरा मुल्क है आपके पास, आप वहां पर जाके चांद देखें जहाँ पर बादल नहीं है। हर वक्त कराची में एचबीएल की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के टेलीस्कोप से देखें चांद। हाँ, इसमें वही है कि हमें इसमें देखना पड़ेगा कि वर्किंग्स क्या है रुयत हलाल कमेटी की। जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, ये जो मेन रुयत हलाल कमेटी है, हाँ वो हबीब प्लाजा के ऊपर बैठती है और वहां से टेलीस्कोप से देखती है, लेकिन मेरे ख्याल से इनका मैकेनिज्म वेदर हाउ इफेक्टिव और इनइफेक्टिव या एफिशिएंट या इनएफिशिएंट, पूरे मुल्क में इन्होंने इनका नेटवर्क है जहां से ये सब कमेटीज बैठती हैं, बिल्कुल सब कमिटीज बैठती हैं और शहादतें ले रहे होते हैं। तो मेन कमेटी कराची में बैठ रही होती है। अब वो वाली चीज आ गई कि यदि अब आप एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के जरिए आपको पता चल सकता है कि न्यू मून की कब बर्थ होगी और क्रेसेंट कब होगा, वो एक तो हमें उसी पर रिलाई करना चाहिए। अब ये भी बहस शुरू हो गई, जो मेरे ख्याल से ये फवाद चौधरी वाला जो मसला है वो यही है। उसमें तो सबसे पहले मसला ये आता है कि भाई अगर आपके जो भी आपकी तजावीज हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई हैं, रुयत हलाल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंदर आती है, आप भी गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और टीवी में आकर और मीडिया में कर ये शोर शराबा और मचा कर ये आप क्या करना चाह रहे हैं? यानी आप ये यानी फवाद चौधरी का अपना स्टाइल है, मुझे पता है कि वो हमेशा मीडिया में शायद रहने के लिए, इन रहने के लिए इस तरह के काम करते हैं, लेकिन आप ये सारी तजावीज जो भी अगर आपकी जेन्युइन तजावीज हैं और वर्केबल तजावीज है, तो आप अपनी मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को दे सकते हैं।
जो मौलाना नूर कादरी हैं गालिबन, उनको दे दें और उनसे उनके साथ कुछ वर्किंग करें। ये बैठकर एक बैटल फील्ड सेट कर देना मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर कि आप उनके ऊपर लान तान करें और फिर उनकी तरफ से कोई जवाब आए और फिर आपस में लड़े और फिर मीडिया को एक खबर मिले और एक ड्रामा क्रिएट हो और पूरे मुल्क के लेवल पे और फिर उस पे एक खबरें चले और एक एंजॉयमेंट का एक बिल्कुल लोगों आई के थिंक लिए वो सी नहीं बन वन नहीं ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट हाँ जी साहब मैं कह रहा हूँ कि करना पड़ता है ना, ये जो रोहित हिलाल कमेटी वो इस एक्सट्रीम पे चली गई कि अगर आप ये हरकतें नहीं करें तो वो सुनते नहीं है आपकी। नहीं, आपने क्या सुनाना है उनको? मुझे सबसे पहले ये चीज समझ नहीं आ रही कि सुनाना है क्या आपने उनको। मतलब ये उनको मैं अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या सुनाना है आपको, कि वो आपकी शहादतें नहीं ले रहे तो आप उनसे पूछे कि क्यों नहीं आपकी शहादतें कबूल की जा रही। शहादतों का एक इस्लामिक उसके अंदर प्रिंसिपल्स के अंदर, लीगल प्रिंसिपल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर शहादतें किस तरह ली जाती हैं, कहाँ से ली, किन से ली जा सकती है, उसके एक पूरी गाइडलाइंस हैं। तो या तो वो उसके मुताबिक नहीं ऑपरेट कर रहे रुएत हिलाल कमेटी, तो फिर बिल्कुल हमें उनको पकड़ना चाहिए, या वो एक चीज ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, ब्यूरोक्रेटिक इनइफेक्टिवनेस है उनकी, कि वो सही से काम नहीं कर रहे, जो हमारे पूरी गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है। हमारा कौन सा हुकूमती इदारा सही से काम कर रहा है, वो तो बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, फिर उसमें भी पकड़ना चाहिए। यानी आई हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड कि व्हाट इज द इशू विद दिस रुएत हिलाल कमेटी। आई हाँ आई वो थिंक ताहा भाई एक चीज जो है ना जो जो बहुत स्पेसिफिक मैंने नोटिस की स्पेशली इस केस के अंदर एटलीस्ट दैट इज फ्रॉम हाँ माय व्यू वो ये है कि अगेन जो आप डायलॉग की बात करें ना अगर तो वो डायलॉग नहीं हो रहा तो अव्वल वो क्यों नहीं हो रहा वो होना चाहिए पहली बात तो ताकि उनके जो भी डिफरेंसेस है वो रिकंसाइल हो सके अगर लेट से हो भी रहा है तो आई थिंक जो अंदाज है ना स्पेशली फवाद चौधरी की तरफ से वो इतना टॉन्टिंग अंदाज से वो बात कर रहा होता है कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो मैं सबको मुझे सब कुछ पता चल रहा है बिल्कुल और वो इशू क्या होता है देखिए इवेंचुअली वो ट्रांसलेट होता है लोगों के अंदर अभी अगर आपने देखा होगा ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पे कैसे मीम्स बन रहे थे कि फवाद चौधरी लास्ट मिनट में अपना उसने विनर मार दिया जैसे फुटबॉल के रेफरेंस से बोल रहे थे कि वो उसने लास्ट मिनट आके गोल मार दिया पूरी सही। पूरा मैच रोहित लाल कमेटी थी कि उसने आके गोल मार दिया तो एक एक टॉन्टिंग अंदाज में विच शुड नॉट बी द केस मैंने हाँ कुछ हम खुतबों एग्जैक्टली। में सुना है पाकिस्तान में, लाहौर में खुतबों में फवाद चौधरी के बारे में आया है कि ये बंदा सही नहीं है। यानी वो अब वही है ना कि अनफॉर्चुनेटली इट डिवॉल्व्स डाउन टू दिस, यानी जब इस तरह के इख्तलाफात आप इस तरह से डील करते हैं ना, तो खुतबों के अंदर लान तान होगी और फिर मीडिया में लान तान होगी और फवाद चौधरी का भी मजाक उड़ेगा, मुफ्ती मुनीब साहब का भी मजाक उड़ेगा और मीम्स बन रही है। लेकिन मैं चाहूंगा समझना, अगर किसी के पास है कि व्हाट इज द इशू विद द करंट रुएत हिलाल कमेटी, यानी ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज निकाल के, ब्यूरोक्रेटिक इनइफेक्टिवनेस निकाल कर, ऑपरेशनल इनइफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसीज निकाल कर रुएत हिलाल कमेटी, मैं बताता व्हाट हूँ इज द एग्जैक्ट मैं इशू? मैं अना का बताता हूँ ना। मसला है और कुछ नहीं, सबको कह रहे हैं कि मैं सही हूँ बस, नहीं और नहीं, कोई मसला अना का मसला भी शायद हो, वटेवर अना का मसला भी हो सकता है। मेरी नज़र में हमें थोड़ा सा इसको एक और तरीके से एनालाइज करना चाहिए। देखें, ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं, आप कुछ लोग होते हैं ना जिनके जो कि सिंसियरली दे आर आउट टू लुक फॉर सम काइंड ऑफ काउंसिल। वो कहते हैं कि हमें कोई बंदा सिखाए, कोई दलील से बात करे, हमें समझाए, हम सुनने को तैयार है, हम सीखना चाहते हैं। फवाद चौधरी अनफॉर्चुनेटली डज नॉट लुक लाइक दैट गाय, बिकॉज कभी भी उनके रवैये से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो वाकई ही इज कमिंग एज अ स्टूडेंट। नो, वो आते हैं बड़े दानिशवर बन के कि मुझे दुनिया का बड़ा पता है, मैं बड़ा मॉडर्निस्ट हूँ, मुझे बड़ा चीजों का इल्म है, मैं बड़ा रैशनल आदमी हूँ। एक तो उनके जो एटीट्यूड और उनके गेटअप से ये तासुर बार बार आता है। कभी नहीं ऐसा हुआ कि वो किसी से अलग जाके मुलाकात की उन्होंने, पूरे साल रहते हैं, जाए मिलने किसी भी बड़े स्कॉलर आदमी जो कि रोहित हलाल कमेटी का हो या कोई लर्नेड हो इस मामले में, एस्ट्रोनॉमिकल जो भी हमारी साइंसेज है उसके हवाले से, बैठ ले जाके समझ ले। वो तो नहीं समझना उन्होंने। अच्छा, तो फिर होता क्या, ये होता क्यों है? देखिए, आप ये बात समझने की कोशिश करें कि जो मैंने बात पहले की थी, फवाद चौधरी है क्यों इसमें? एक गवर्नमेंट या एक पॉलिटिकल पार्टी फवाद चौधरी जैसे आदमी को हासिल करके क्या करती है, क्यों लेती है? मुशर्रफ के अंदर भी वो मौजूद थे, अच्छा फिर पीपल्स पार्टी में भी वो मौजूद थे, और फिर उसके बाद अब वो पीटीआई के अंदर है। असल में कुछ लोगों की पॉलिटिकल कैरियर थ्राइव ही इस बात पे करता है कि वो अटेंशन के ग्रैबिंग के लिए वो हर थोड़े अरसे में कोई ना कोई शोर मचाए, वरना एक्चुअल इनपुट और इनका क्या प्रोडक्टिविटी है, इनकी क्या इफेक्टिवनेस है, आपको नहीं समझ आएगी। वो हर थोड़े अरसे में एक शोरगुल मचाएंगे। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो बोलती है ये बंदा ही क्रिएट्स सम नॉइज, ये तो डिस्ट्रैक्शन के लिए भी बड़ा अच्छा काम इस्तेमाल हमारे काम आ सकता है कि हम किसी इशू से डिस्ट्रैक्ट कर सकें। ये ऑपोजिशन पार्टी उसको बड़ा गंदा लताड़ भी सकता है। इसके बाद ये भी है, तो ये एक ऐसा बंदा है जो कि हमारे लिए ये काम दे सकता है, ये काम आ सकता है। और वो बंदा खुद ये समझता है
कि मेरी वैल्यू इसी के अंदर है कि मैं हर थोड़े थोड़े वर्षों में आके ना शोर शराबा मचा के मैं एक ग्रुप को टारगेट करूं, दूसरे ग्रुप को ये करूं, और मैं नजरों में रहूं, मैं खबरों में रहूं, तो आपका पॉलिटिकल कैलिबर ऊपर रहता है। मतलब खबरों में रहना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट है आपकी असेंबली आती है। तो ये बिल्कुल आप समझने की कोशिश करें कि एक ये एलिमेंट एक है एक फवाद चौधरी का। एक ये एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट जो मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड्स में भी हाँ आप लोगों ने डिस्कस किया था ओवर रमजान के, ये तो और पहले भी आ चुका है कि ये जुडिशरी का क्या काम है, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व होना, और मिलिट्री का क्या काम है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम है कि सिविलियन और एग्जीक्यूटिव इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व होना। तो ये भी वही है कि हर कोई अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलता है। तो एक मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या ज्यूरिसडिक्शन है कि वो चांद का ऐलान करे और रमजान का ऐलान करे, जो ज्यूरिसडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंदर आती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंदर आती है। यानी ये 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 गवर्नमेंट की एक सही एक इन एफिशिएंसी और इन इफेक्टिवनेस, और यानी एक 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 वो है इनकेपेबिलिटी है गवर्न करना चीजों को प्रॉपरली। यानी कि आपके एक मिनिस्ट्री का काम है वो मिनिस्ट्री जिसको दी हुई है वो करे, दूसरी मिनिस्ट्री खामखा उस काम के अंदर आ रही है, जिस तरह जुडिशरी आती है, जिस तरह मिलिट्री आती है, आप कहते हैं कि हमारी मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या काम है कि वो चांद का ऐलान करे और चांद देखे। नहीं मैं जो चीज बता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले क्यों रही है? मैं बता अगर रहा हूँ किसी हाँ जी क्यों साहब काम भाई। है, क्योंकि जो जिसका काम है वो 20 साल से हम लोग देख रहे हैं ना, वो काम ही नहीं कर पा रहे पूरे में। उनको दो एक दफा तो तीन ही, मुझे याद है तीन ही हुई थी, बलूचिस्तान में अलग, सिंध में अलग, और बाकी ये वो क्यों हुई खैबर थी? एक साथ भाई कमेटी क्यों हुई थी वो तीन? कमेटी एक फेल कर रही है आपको एक प्रोडक्ट देने के लिए, तो साइंस स्टेप इन कर रही है कि मतलब हदीस ये है ना कि अगर आपको अगर बादल हो तो अज्यूम किया जाए कि 30th का महीना है, हाँ तो सही उसमें है। हम बादलों के बियॉन्ड देख लेते हैं। इसके हिसाब से ये भी एक शहादत है ना कि हमने अपनी आंख जो है बादलों के ऊपर रख दी है, अब हमें चांद वहां से नजर आ रहा नहीं, अब इसके अंदर एक दो तीन बातें आती हैं साथ भाई। सबसे पहले तो अगर तीन ईद हो रही थी तो वो क्यों हो रही थी, सवाल ये उठता है। यानी अगर एक कमेटी को, गवर्नमेंट की कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डिसाइड करना है और उसने विटनेसेस को जमा करके और उसकी बेसिस पे डिसाइड करना है, विटनेसेस टेस्टिमनीज को गैदर करके कि चांद नजर आया या नहीं आया, तो आप कह रहे हैं कि वो टेस्टिमनी को नहीं मान रहा या सुन ही नहीं रहा या उनका सिस्टम ही नहीं है टेस्टिमनी जमा करने का, तो फिर वो एक अलग बहस है। अगर लोग बाकी मुल्क के हिस्से के अंदर अगर लोग अपनी अपनी ईदें अलग मना रहे हैं, गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया कि सबने एक दिन ईद करनी है, तो आप उनको पढ़े कि वो गवर्नमेंट की रिट को क्यों चैलेंज कर रहे हैं और एक केओस की सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। यानी ये तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, ये सिर्फ रुयत हलाल के हवाले से नहीं, ये तो हर चीज के हवाले से। ये हर हमने अभी कुछ अर्से पहले देखा कि मस्जिदें खुलना चाह रही हैं, दुकानें खुलना चाह रही हैं, लॉकडाउन होना चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग दुकानें खोल रहे हैं, कुछ मार्केटें खुल रही हैं, कुछ बंद हो रही हैं। यानी ये तो हर जगह यही इशू है ना कि हर किसी ने अपनी 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 मर्जी से इस मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रहा है। तो ये तो सबसे पहले अगर रुयत हलाल कमेटी ने अनाउंस किया तो बाकी लोग उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? वो अलग चीज है कि अब ये एक अलग बहस है कि क्या चांद आपने अपनी आंखें अगर बादलों से ऊपर पहुंचा दी हैं तो उसके मुताबिक आपको ऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी ये बिल्कुल ही एक अलग बहस में चली जाती है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक जो कि जी जिसको रिजॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट की। यानी ये या तो आप गवर्नमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को बैठाएं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करें और इसको रिजॉल्व करें कि क्या क्या होना चाहिए इस सूरत हाल के अंदर। मैं आई मीन इसमें इन माय जी मैं इसमें एक चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि ये जो अनरेस्ट क्रिएट किया जाता है ना पब्लिक के अंदर, अब ये अनरेस्ट तो क्रिएट हुआ है, लोगों के जहनों के अंदर एक तशनीगी पैदा हो गई है, वो थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन आती है, हर दफा होता है। फिर वो एक बहस मुबाहिसा चलता है, सोशल मीडिया पर शोर होल होता है, मीडिया के अंदर आता है, लोग उसके ऊपर अपनी पोजीशंस लेते हैं और एक बड़ी उसमें बैक एंड फोर्थ होती है। देखें आप ये समझें, और मेरा इसमें बड़ा अच्छा सवाल है लोगों से कि एक तरफ हमारे फवाद चौधरी साहब और उन जैसे लोग जो कि एक पॉलिटिकल पोजीशन के साथ एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन भी लेते हैं, ठीक है, मतलब उनकी आज भी एक ट्वीट आया जिसके अंदर अंसार ये क्या नाम है अब्बासी जो हैं, इन्होंने एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया कि देखो ईद में जो हमारी जैसी ईद आती है, रमजान के जैसी रमजान खत्म हो ईद आए तो ईद के शोज के अंदर किस किस्म के हमारे कंटेंट आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ही
इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्पिरिट Correct. ऑफ रमजान एंड रमजान. जिस तरह ईद होनी चाहिए, उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा आपको इतनी बुराई फहाशी नजर आ रही है तो आप चैनल चेंज कर दो, मतलब बिल्कुल ही घटिया किस्म का रेटरिक उन्होंने आके ये बयान कर दिया। तो एक पोजीशन, एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव फवाद चौधरी साहब आके लेते हैं, और ये है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के और पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के। अच्छा, फिर इसके साथ साथ इसी पॉलिटिकल पार्टी के और गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अली मोहम्मद खान। वो जब आते हैं टीवी के ऊपर तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल मदीना की इस्लामी रियासत के ऊपर काम कर रहे हैं और ये अल्लाह के रसूल का दीन शरीयत नाफिज होनी चाहिए और यहाँ पे सूद भी खत्म करेंगे और हम आशिक रसूल हैं और हम ये नामूस रिसालत हैं और हम ये सब ये, वो एक ऐसा नैरेटिव लेकर आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टी व्हाट डज इट एक्चुअली स्टैंड फॉर, यानी क्या आइडियोलॉजी है इसकी। एक बंदा है वो आके ये शोरगुल करता है और इसके पीछे पूरी अपनी ट्रोल आर्मी खड़ी होती है, वो लिबरल सेक्युलर, एक ऐसा जो सरफेस लेवल पे लिबरल सेक्युलर जो भी है, सो कॉल्ड सूडो जिनको हम कह सकते हैं, वो आके अटैक करना शुरू कर देता है इस्लाम पसंद, ये जो अपने आप को राइट विंग है उससे। फिर एक ये राइट विंग वाला बंदा जो सो कॉल्ड है वो खड़ा होता है, तो वो आके ऐसा महसूस होता है कि जो गवर्नमेंट है और जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब ये परसेप्शन है, ये कम से कम इतना तो होता है कि ये चीचू का मुरब्बा है। They cater to everybody's taste, मतलब if you don't stand for if you stand for nothing, मतलब there is nothing you stand for, मतलब अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए आप खड़े हो सकते हैं तो फिर आप हर चीज के लिए खड़े होते हैं, मतलब वो वाली चीज, if you stand for everything then you stand for nothing, ये वाला जो है स्टेटमेंट। अब वोट तो हर एक से चाहिए ना आपको। मैं वही बोल, नहीं यही तो मसला है कि आपने बुरे को भी अपने साथ मिलाना है, जिसको आप जिसको मतलब आप समझते होंगे कि यार ये मतलब मैं तो इसमें बोलूंगा कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी ऊपर जो अभी तनकीद आई थी मौलाना तारिक जमील के, उनके ऊपर तो नहीं आई, मौलाना तारिक जमील के ऊपर जो तनकीद आई जब वो आए थे अपने प्रोग्राम में, उन्होंने दुआ की तो सारी दुनिया खड़े होकर बोल रही है, खुद शीरी मजारी खड़े होकर उनको बुरा वाला बोल रही है। तो मैं तो शीरी मजारी से बोलूंगा कि आप तारिक जमील को क्यों बुरा वाला बोल रही है, जिस बंदे ने बुलाया उसको बोलो ना यार, आप वो तो उसका मेहमान है, आप उस बंदे को बोलो कि तुम ऐसे बंदे के साथ क्यों एसोसिएट करते हो। मतलब मेरे घर के अंदर मैं किसी बुरे दोस्त को अपने घर में लेकर आऊंगा तो मेरे घर वाले सबसे पहले मुझे बोलेंगे कि तुम बुरी सोबत में क्यों इख्तियार करते हो, क्यों लेकर आते हो ऐसे लोगों को अपने घर में। ये ऐसा कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि तारिक जमील को बुरा भला बोलेंगे लेकिन इमरान खान जो को बार बार उस बंदे के साथ एसोसिएट करते हैं। मैं तो तारिक जमील को बुरा नहीं समझता, जस्ट टू बी यानी क्लियर, लेकिन शीरी मजारी अगेन वो चूंकि फवाद चौधरी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती है, करीब तर है उसके, तो वो फिर चढ़ दौड़ती हैं जब भी कोई उलमा या आलिम आते हैं, लेकिन इमरान खान को कोई कुछ नहीं कहता है। फिर ये अली वजीर है, ये बोलते हैं कि हम ये सब चीजें खत्म करेंगे, ये मुराद अली है या कि ये मुराद अली है, क्या नाम है इनका, ये आके बोलते हैं कि हम इसको मुराद अली, हाँ मुराद अली, तो वो हम खत्म करेंगे आके इसको, वो भी सामने आके फिर और जो इनके जो दीनी इनके वो लोग हैं, तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो लोगों को डेलिबरेटली एक कंफ्यूजन में इसको ये इसे से तो महसूस यही होता है कि वो लिबरल वाला भी है, वो भी कहता है कि नहीं पीटीआई हमारी है, जो जब अगर आपको उनसे वोट लेना है जो कि इस्लाम पसंद है तो वो बोलते हैं भाई अगर ये आप तो बड़ी इस्लाम पसंद पार्टी है। तो अगर ये आप आपने वो जो धोखे वाला जो है ना, एक जो आता है कि एक दौर आएगा जिसमें सिर्फ धोखा होगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा एक्चुअली है क्या। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये वो धोखा है जिसको क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। I think म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू इज द ओनली वे आउट, वरना तो ये चीजें चलती ही रहेंगी। मतलब नहीं मैं नहीं समझता, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं अगर ये समझता। डेमोक्रेटिक कंट्री और हर आदमी का वोट काउंट करता है तो ये आपको करना पड़ेगा, ये रूल्स हैं गेम के, आप इसके बगैर खेल नहीं सकते ये गेम। नहीं, आपने हर बंदे को पूरे कंट्री के अंदर नहीं ऑन बोर्ड ले सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि एक कैपिटलिस्ट अगर बंदा है अमेरिका में खड़ा हुआ तो वो बोलेगा मैं सोशलिस्ट को भी खुश करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो पोजीशन लेता है। ऐसा नहीं होता, जब भी इलेक्शन आते हैं यूएस में, ऐसा नहीं होता कि सोशलिस्ट लोगों को भी जो अपील किया जाता है रिपब्लिकन साइड से कि हम आपके लिए बेहतर करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। नहीं वो तो अपनी पॉलिसी लेकर आते हैं, वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आपकी पॉलिसी कमजोर है। दो कैंडिडेट्स के दरमियान जब डिबेट होती है इसी बुनियाद पे होती है। नहीं तो मेरे ख्याल से अमेरिका इज नॉट द बेस्ट हाँ, एग्जांपल, अमेरिका यानी is not आप a bad, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ ना। रिपब्लिकन, यानी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो कुछ कॉस्मेटिक चीजों को हटा के रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, आई थिंक मैल्कम एक्स पुट इट रियली वेल। यानी मैल्कम एक्स ने उस टाइम पे लिंडन बी जॉनसन और जो भी जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें, तो उन्होंने मैल्कम एक्स ने कहा था कि एक देयर इज वन इज अ वुल्फ एंड द अदर इज अ फॉक्स, यानी एक है जो सामने से हमला करता है और एक है फॉक्स जो आपको धोखा देता है। यानी ही वाज रेफरिंग टू द डेमोक्रेटिक पार्टी एज द फॉक्स, कि आपको धोखे और कनाइव कर और क्लेवर अपनी मैन्यूवर्स के जरिए आपको
पहले सपोर्ट गेन करता है और फिर आपके साथ भी वही करता है जो रिपब्लिकन पार्टी जैसी फॉक्स वुल्व्स ने करना होता है, एंड दैट इज व्हाट द ब्लैक्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन्स हैव बीन सीइंग इन अमेरिका, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट भाई मैं तो डेमोक्रेसी डिस्कशन की फॉल्ट्स ऑलटुगेदर। बता रहा हूँ कि मतलब अगर हर आदमी का वोट काउंट करेगा तो आखिर में जो गवर्नमेंट नहीं, बनेगी वोट वैसी काउंट करना एक बनेगी। बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन हर किसी को धोखे में रखना कि नहीं हम तो मदीना हाँ, की इस्लामी रियासत है, जब इस्लाम यानी पसंद आएगा तो ठीक है उसको ये आप क्या बेचेंगे, जब कोई और देखिए आएगा तो उसको कुछ और बेचेंगे आप। साथ भाई इसके अंदर ये वाली आर्ग्यूमेंट आती है, डिस्कशन आती है कि यानी क्या ठीक है हर किसी का वोट काउंट करेगा, लेकिन इसका ये तो मतलब होना चाहिए ना कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो रहे हैं वो क्लियर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं हो कि यार मैं तो ऐसा कैपिटलिस्ट हूँ कि जो कम्युनिस्ट भी है, यानी से जो अभी जो नजर आ रहा है करंट गवर्नमेंट के अंदर वो यही है ना कि इतने वास्टली ऑपोजिट नैरेटिव्स चल रहे हैं एक ही गवर्नमेंट के अंदर। एक फवाद चौधरी और शीरी मजारी वाला नैरेटिव है, एक ये अली मोहम्मद वाला और नैरेटिव है कि वो जो शुरू करेंगे तो दुरूद शरीफ से शुरू करेंगे अपनी हर तकरीर और ये वाली चीज, और एक है जो बिल्कुल ही दूसरे ऑपोजिट में। यानी ये उस तरह की बात है कि मैं कम्युनिस्ट प्लेटफॉर्म से खड़े होकर मैं कैपिटलिस्ट आइडियल्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये मुझे वाली चीज इमीडिएटली खत्म होनी। अगर मुझे इमीडिएटली इलेक्शन जीतने हैं तो मुझे उस कम्युनिस्ट का हाँ, भी तो वोट इसका मतलब है चाहिए। आपका प्रिंसिपल नहीं है ना और साथ भाई, भाई तो ये बोले ना। किसी को भी मुल्क बेहतर नहीं करना होता, सबको हुकूमत में आना होता है। ये बात क्यों नहीं हम समझ यही में बोल आती? रहे हैं, मेरा यही हाँ, मकसद था कि लोग पहचाने कि एक्चुअल मुल्क तब्दील करने या लोग कौन है जो अपना नैरेटिव लेकर सही लोगों के साथ ऑनेस्टी के साथ आता है और फिर उस चीज के ऊपर काम भी करता है। मैं अच्छा जो ये बात जो सुफियान भाई कर रहे हैं कि यार इसमें डायलॉग होने की, तो देखिए सुफियान भाई मैं आपसे एक और बात करता हूँ, हर बंदे के साथ डायलॉग नहीं हो सकता। डायलॉग होने के लिए पहले विलिंगनेस और सिंसियरिटी चाहिए हो। अगर विलिंगनेस और सिंसियरिटी नहीं आ रही और सामने से उठ के जवाबी जो है ना वो हमला और फायर, और वो हमेशा वो क्या कहते हैं फौरन ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें जाके, व्हाट डज इट शो? इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चाह रहे हैं और आप अपने नंबर गेम्स में जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर आपकी वाह वाह और आप एक जो है ना पॉलिटिकल कैपिटल गेन करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका एक हल ये हो सकता है कि फवाद चौधरी जैसे लोगों को, अब जारी बात है गवर्नमेंट ने तो कभी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, अपने किसी बंदे को भी उन्होंने कभी वो शटअप कॉल नहीं दी जो कि इस तरह की बात करते हैं, अभी तक तो मज़ाहिर नहीं नजर आ रहा। तो यानी वो आमिर खान बस सर मैक्सिमम does not like your मैक्सिमम comment. उनको ये कि वो स्पोक्स पर्सन के तौर पे हटा दिया, तो लेकिन बात अभी भी वही करते, जबान उनकी अभी भी मौजूद है। तो ऐसे मरहलों पे हमें करना ये चाहिए क्या, ये जो बेचारे मुफ्ती मुनीर साहब है ना, ये चर्ब जबान नहीं है, ही इज नॉट लाइक अ स्नेक टंग, नहीं तो स्नेक टंग जो कि शार्प टंग होता है जो कि लोगों को एकदम जवाब देकर खामोश कर दे, क्योंकि रेटरिक और इस तरह में क्विक फायर जो होता है, हम्म हम ये ऐसे बंदे के लिए ऐसा ही बनना चाहिए जो कि मुंह पे इनको बोले, इनको एक्सपोज करे, इनके साथ कोई लंबी चौड़ी के अरे फवाद भाई आप समझे इनका, ये वो लोग ही नहीं है। मतलब मैं फवाद ये चौधरी की मुफ्ती बात कर रहा हूँ। भाई मुफ्ती ठीक है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी इस हुकूमत के ही वो है, अपॉइंटेड है इसी हुकूमत के। हाँ, वो भी इसी हुकूमत के ही लेकिन मैं वो मैं अब वो एक इसीलिए ही शरीफ कह रहा आदमी, था। आप एक शरीफ आदमी से किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे आके कि वो उस लेवल पे आके गिर के जो है ना उनसे भाई बयान शरीफ आदमी कुछ भी करता रहा, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। क्या मतलब? शरीफ आदमी, मैं वही कह रहा हूँ ना, समझना चाह रहे कि इशू है क्या। भाई जब कह दिया कि यानी मैं बदीन में नजर आ जाएगा चांद, तो बदीन में जमा हो जाते, सब बदीन में जाके देख लेते, तो तो भाई मैं वही एक्सप्लोर कह रहा हूँ ना, करते फिर थे। आप जाकर मुफ्ती मुनीब से पूछे कि भाई आपने बदीन की शहादतें आपने रिसीव हुई तो आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट की। ये सवाल होना चाहिए मुफ्ती मुनीब से। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ और उनका जवाब सुनना चाहिए कि व्हाई हैज ही नॉट एक्सेप्टेड द टेस्टिमनीज और द विटनेसेस जो ठट्टा और बदीन या गवादर या कहीं और इलाके से आ रही है उनको। व्हाई इज ही नॉट एक्सेप्टिंग दैट? व्हाट इज हिज रिस्पॉन्स? मुझे नहीं पता व्हाट इज हिज रिस्पॉन्स। यानी ये तो किसी थर्ड पार्टी ने कहा ना कि मुझे नजर आ गया चांद और मैं क्यों नहीं ऐलान किया। भाई अगर आपको चांद नजर आया है तो आप पहले तो आप उसको पहुंचाएं रूयत हलाल कमेटी तक। अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है रूयत हलाल कमेटी तक पहुंचाने का तो फिर रूयत हलाल कमेटी को पकड़े कि भाई आपने क्यों नहीं मैं मैकेनिज्म डेवलप एग्जैक्टली किया। ताब है यही बात करना चाह रहा हूँ कि भाई जब तक आपका म्यूचुअल डायलॉग नहीं होगा ना, कि भाई आप हाँ, अंडरस्टैंड करें सामने वाला इशू क्या रेस कर रहा है। भाई देखिए फिर आप जज करें कि भाई वो इशू है कि नॉन इशू। ठीक है, मैं एक चीज में एक्सेप्ट करता हूँ, भाई फवाद चौधरी वो है उस माइंडसेट से आता है कि उसको पॉलिटिकल स्कोरिंग अच्छी लगती है, उसको अच्छा लगता है कि लोग टॉन करके थ्रू, बट उसकी फेम बढ़ी है तो ही डजंट माइंड। बट अगेन जब तक आपके पास पूरा एफिशिएंट डायलॉग सिस्टम नहीं होगा ना कि भाई किसको क्या इशू फेस हो रहा है, तब तक आप रिकंसाइल नहीं कर सकते। बट खैर आई मीन नो पॉइंट, मतलब ये बहस अगर हम कर भी लें, जब तक कि वहाँ पे वो काम होगा नहीं, हमारे यहाँ बोलने से कोई ईद जल्दी या ईद एक दिन लेट नहीं हो जाएगी। बट मेरा अगेन अभी इन लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन, कोरोना की तरीके से ऑलमोस्ट 1100 प्लस डेथ्स हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। जो प्लेन क्रैश हुआ वेरी रिसेंटली, वेरी सैड इंसिडेंट, उसमें ऑलमोस्ट about 97 95 to 97 people have passed away.
अब मेरा सवाल ये है कि गिवन द लाइट ऑफ these circumstances, should we really celebrate Eid or not in Pakistan? Again, पाकिस्तान में मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं, मैं छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो बिल्कुल कल जो ईद गुजरी, वहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों के अंदर SOPs फॉलो नहीं हुए। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने जानने वालों से जब मेरी बात हुई वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया। मैंने कुछ ऑनलाइन देखा और कुछ पढ़ा मैंने, तो बहुत जगहों पे SOPs भी पर्टिकुलरली फॉलो नहीं हुई ईद की नमाज के लिए। बट इसके लिए एक छोटा सा सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए हो सकता है कि ईद की नमाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी नमाज पढ़ने आते हैं जो शायद रेगुलरली तो नमाज नहीं पढ़ते, तो मस्जिदें नॉर्मली थोड़ी ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, व्हिच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो SOPs, सुफियान, बट दैट डज नॉट गिव देम लेवी। हाँ, मैं इसमें बताता हूँ असल में हुआ क्या है इसमें ना। इसमें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहिए। मेरी कल बात हो रही थी मेरे कजन से पाकिस्तान में, एंड ही इज एक्चुअली, चूंकि वो सोशल वर्कर है, खुद पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, तो ही इज अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। वो कराची की बात बता रहे थे, कह रहे थे कि हाँ, तरावियां हमारी और बाकी नमाजें जो रमजान में हुई वो उसमें मेजोरिटी जो शहर में जो मसाजिद है उनमें SOPs फॉलो हो रहे हैं और हुए। यानी ईद के अंदर थोड़ा सा ऊंच नीच इस तरह से हुई है। ये हुई है 21 को रमजान को, जो यौम अली हुआ है। अच्छा, जिसको हमने कवर किया अपनी क्या कहते हैं लास्ट पॉडकास्ट में भी कवर किया। उसमें क्या हुआ कि ये जो मसले की, फिर वही वाली बात जो हम कह रहे हैं, ये जो मसले की है ना, जो फाइट जो होती है हमारी सेक्टेरियनिज्म के बेस पे, कि उन्होंने बोला कि यार ये देखो, ये तो मतलब ये सारा जो कोरोना है और ये जो मर्ज है, ये सिर्फ क्या मसाजिद के अंदर, हमारी ही मसाजिद के अंदर फैलता है? ये यौम अली प्रोसेशंस जो हो रहे हैं और ये जितने भी ये जो जुलूस निकल रहे हैं, इसके अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कवर दिया हुआ था। सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली आपकी इस यौम अली के प्रोसेशन के अंदर जो अहले तशरीह का एक तबका जो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व नजर आया, तमाम उलमा तो शायद नजर भी नहीं आया इसके अंदर, लेकिन उनको बड़ी प्रोजेक्शन मिली और उसने पूरा बताया। उसने बोला कि हर किसी ने देखा कि जब, अगर आपको याद हो कि रमजान के अंदर जब ये बहस छिड़ी कि भाई मस्जिदें खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, पूरे मीडिया पे डिस्कस किया गया और उलमाए कराम जो उसके अंदर शामिल थे, स्कॉलर चाहे मुफ्ती तकी हो, मुफ्ती मुजीब हो, जो भी हो, उन सबको ऊपर बड़ा उनका मजाक उड़ाया गया, उनको बड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया गया, पोजीशन ली गई कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो एक हद तक जिसमें हम भी एग्री करते थे कि नहीं ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट था उसका। लेकिन मीडिया में आया, मीडिया में सब डिस्कस हुआ, उनको बोला भी गया, मजाक भी उड़ाया गया और तनकीद भी की गई। उन्होंने कहा कि जब ये वाला चीज हो रही है तो मीडिया में भी किसी ने नहीं बोला आके कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर हुआ, सिंध के मिनिस्टर, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी उसको वो बजाहिर अगर नहीं तो वो सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली इंडोर्स करते हुए महसूस हुए नजर आए। तो ये डुअलिटी क्यों है, ये महसूस किया इस तबके ने। अब आप सबके को क्या बोलेंगे? तो वो बोलता है, उस तबके ने बोला कि भाई ये तो ऐसा लगता है, भाई सेक्टेरियन उसके अंदर फिर रंगा आ जाता है कि ये सब एक तबके को हाईलाइट होता है, दूसरे को नहीं होता। तो अगर ये है तो फिर हम भी अब नमाज इस तरह करेंगे, क्योंकि फिर हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, which is very unfortunate, यानी कि और ये कभी भी इस नहीं, लेकिन क्या दिस इज, यानी एक सिंपल तो इसकी आर्गुमेंट ये होगी कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ठीक है, यौम अली वालों ने यौम अली जिन्होंने बनाया, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने भी गलत किया, और फिर जिन्होंने ईद की नमाज पढ़ने वालों में जो इस तरह से जिन्होंने बिहेव किया उन्होंने भी गलत किया। इट इज नॉट यानी जस्टिफाई। लेकिन हाँ, अब इसको सेक्टेरियन रंग मिल गया है। अब सेक्टेरियन और अज़बियत के अंदर जाकर ना, किसी भी अज़बियत के अंदर जाकर आप किसी भी नेशनलिस्ट या पार्टिजन पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, चाहे वो सेक्टेरियन बेसिस पे हो या नेशनलिस्ट बेसिस पे हो, तो आपका दिमाग नहीं काम करता अगर पार्टी इस लेवल पे आप पार्टिजन पॉलिटिक्स करते। मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखिए होता यही है कि आपके फिर लोग पोजीशन ले लेते हैं। अब फिर वही वाली बात हुई जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट्स खुली हैं, बड़े बड़े स्टोर्स खुले हैं, आपके यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जैसे हमने डिस्कस कुछ ऐसे सेंटर्स खुले हैं, मतलब ये सब चीजें खुलना शुरू हो गई, वहां पे कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे। तो फिर अब आपके तबकात जो हैं, जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, फिर वो पोजीशन ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार हुकूमत ने वहां पे तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, हम ही नजर आ रहे हैं, नहीं होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वही वाली बात कि जो एक्सपेक्टेशंस आप दूसरों के साथ, इन लोग के साथ लगा रहे हैं, वही एक्सपेक्टेशन फिर आपको हर किसी के लिए इक्वली रखना चाहिए, वो स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि यार अगर ये बंदा बुराई करेगा और उसके साथ ये रिएक्शन आएगा तो उस बंदे का भी वो उसको बना सकता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द लेवल वी आर ऑपरेटिंग इन दिस सोसाइटी, इन दिस कंट्री। साथ अगर आपके पास अभी आपके पास कंट्रोल होता तो आप क्या करते हैं? मतलब अगर जिन लोगों मैं तो पहले ही दिन जब कोरोना आया था पहला केस, मैं 15 दिन का लॉकडाउन लगा देता टोटल। उस वक्त जितने लोगों को भूखा मरना था उसी वक्त मर जाता, ये रगड़ता नहीं मैं 3 महीने। ओफ यार, ओफ यानी ये
ये यानी मुझे जितने लोगों ने भूखा मरना था मर जाते हैं, इस ठीक है, वजह से यानी सात इतना समय कोई अच्छा बंदा ही दोबारा विश ही नहीं करता, तो मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे 15 दिन भूखे रहने से 15 दिन भूखा रहे आदमी या 3 महीने भूखा रहे, नहीं, सर 15 दिन भी यानी ना क्योंकि बंदा 15 दिन भूखा रहे, ना बंदा भाई 3 एक महीने चीज भूखा हिट रहे। हो रही है, आपको उसी पे कंट्रोल करना है। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, उस वक्त जितना मिनिमम डैमेज आप कर सकते हैं उस वक्त कर ले, उसके बाद आप कंट्रोल में होंगे। अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो आप सिर्फ देखें नहीं, देखो क्या हो रहा साथ है। हम लोग वी आर स्पीकिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, ये हमें मानना चाहिए। हमारे घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है वो मुश्किलात जो कि बाकी लोगों के घरों में होती है। मेरे लिए ये कहना कि ये आके मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा बहुत आसान है, ये बोलना बहुत आसान है। मैं एक हद तक जो गवर्नमेंट कह भी रही थी कि गरीबों का उसमें क्या होगा, वो बात समझ आती है, गरीबों का बहुत मुश्किल था, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने ही सॉल्व करना था कि यार वो किस तरह वो रिलीफ देगी और किस तरह उसको मैन्यूवर करेगी और किस लेकिन तरह उसको लेकिन मैनेज नहीं, एक मैं बात वही ये बात कर रहा हूँ ना कि वही जो चीज वो प्रिवेंट कर रहे थे, वो 3 महीने तक ड्रैग हो रहा है वो चीज। अब वो तो गवर्नमेंट देखिए, इनएफिशिएंसी है ना कि वो ना ये पॉलिसी अप्लाई, ना लॉकडाउन कंप्लीट कर सके, और लॉकडाउन जब उठा भी है, लिफ्ट भी हुआ, तो वो भी बिल्कुल अजीब गंदे तरीके से हुआ। तो इस पे वही बात आती है, साथ भाई इब्राहिम भाई मेरे ख्याल कि अगर आप 15 दिन भी करते हैं, 3 महीने आपको पता है किस तरह का लॉकडाउन हुआ है, जो भी पाकिस्तान में रहता है उसको पता है कि 3 महीने किस तरह से लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ है। आप 15 दिन में भी लॉकडाउन की वही सिचुएशन होती, आप अनलेस के मार्शल लॉ लेकर ना आ जाएं, जिसका मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, तो और जो और फौज को सड़क पे ना उतार दें और लोगों को बजोरे डंडा और बंदूक यानी ना उसके खौफ से ना रखे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 15 दिन वाला भी आपका लॉकडाउन कोई बहुत नहीं, इफेक्टिव उसपे लॉकडाउन इमरजेंसी होता लगानी पड़ती ना। क्योंकि जब क्राइसिस में आपको एक बॉडी को अथॉरिटी देनी होती है जो वो डिसीजन मेकिंग करेगी, ऑटोक्रेटिक हो उसमें जाता है ना वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग आपको प्रोसेस के बाद। इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हालात इस तरह के कोई आइडियल हालात नहीं जिसमें हम कहेंगे नहीं इमरजेंसी लगाएं, 15 दिन बुलाएं, जितनी भी टैंक्स बुलाने हैं बुलाएं, और 15 दिन बाद वापस चले जाने चाहिए, बस शर्त ये है। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो गया, लेकिन मैं इसमें कहूंगा कि जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर जो केरला का जो स्टेट है, पूरे स्टेट्स के मुकाबले में इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उसके मुकाबले में केरला का सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा रिस्पांस रहा है, और उन्होंने जबकि सबसे पहला केस वहां पे आया था, उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से उसे कंट्रोल किया। अयो, हाँ तो तो वो इसलिए किया क्योंकि एक तो वहां पे लोगों की डेवलपमेंट इस तरह की हुई है, पर लोगों को डेवलप इस तरह से किया हुआ है, वहां पे लिटरेसी रेट 100% है। लेकिन सिर्फ लिटरेसी रेट से नहीं होता, आप लोगों को इस तरह एक डेवलप करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, लोगों की जहन साजी करते हैं कि वो इस तरह से जो सही चीज है उसको समझ सके। आप ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जिसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। अच्छा तो हुकूमत ने ना 15 मैं टाइम मशीन 15 बनाऊं और मैं लोगों की तरबियत करूं कि कोरोना आने वाला है। भाई कोरोना आ चुका है ना, अब क्या करना है, अब क्या करना है, मैं ये कह रहा हूँ। अब आप देखें, अब अगर हम देखें मैं इसमें करंटली ये तो हमने बोलूंगा मैं इसमें बोलूंगा हाँ कि कम से कम हाँ ठीक है, अब ये टू शॉर्ट अ पीरियड कि हम सबको क्लास 1 से क्लास 10 तक तरबियत कर पाए इस हाँ पीरियड में। हाँ आपको बेसिकली कम से कम एक नैरेटिव होता है ना, आपको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लोगों को क्लैरिटी लेकर आना चाहिए। मतलब अगर अगर वो नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, हमारे इमरान खान जो पीएम है, क्या कहते एक ही हैं, बात होगी वैसे अब तो। बात एक ही सॉर्ट ऑफ चले, कुछ लोग ऑफेंड भी होते हैं, लेकिन बहरहाल ये कहने का मकसद है कि इमरान खान साहब अगर आते हैं टीवी पे और वाकई बोलते हैं, देखें ये कोरोना से आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर किसी को इफेक्ट नहीं करता, ये इतना नहीं है जितना है। ये तो बेचारे वो अगर बूढ़े लोग हैं, फलाना है, वरना इसमें इतनी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, ये इतना कोई वो नहीं है। पहले वो उसको ये फ्लू होता है, थोड़ा सा बीमारी होती है, फलाना, आपने इसको डाउन प्ले किया। उसके बाद मर जाते थे। लेकिन फिर आप अपनी पॉलिसी इतनी सख्ती से लेकर आते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग एब्सोल्यूट मेंटेन होनी चाहिए, घरों के अंदर रहना चाहिए, प्लीज घरों से ना निकलें, ईद की नमाज घरों के अंदर ही पढ़ें, फलाना ये कर। तो ये लेकिन तो हाँ कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन है ना। आप लोगों को पहले बोलने कुछ नहीं होता, इससे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप लोगों को वो भी कहने के हाँ घरों। वो तो एक कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हाँ होती है, लेकिन मैं एक बात करूं कि अवाम के लेवल पे, यानी अगर केरला की एग्जांपल इसलिए दी कि केरला इज नॉट अ वेरी रिच स्टेट, यानी जो मेरे टीम लीडर है वो केरला से ही है, मेरी उनसे बात हो रही थी तो कहते हैं केरला इज नॉट अ वेरी रिच स्टेट और यानी फाइनेंशियली, लेकिन उसका जो रिस्पांस और जिस इफेक्टिवनेस के साथ उन्होंने पॉलिसीज बनाई और सबको ऑन बोर्ड लिया, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट वो नहीं है, गवर्नमेंट यानी स्टेट पे उसकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बीजेपी भी ऑन बोर्ड आई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई। यहाँ पे तो आप सबको एक पेज पे, या सबको सिवाय हुकूमत और फौज के कोई भी एक पेज पे नहीं आ पाता। तो आप आप मुझे नहीं पता कितनी कोशिश हुई, कितनी आपने लोगों को जमा कर एक प्लान बनाया कि सब हम एक प्लान के साथ आगे मूव करें। एक अब फेडरल को ये शिकायत रही कि यार ये प्रोविंसेस क्यों लॉकडाउन का अनाउंस कर रहे हैं, सिंध अनाउंस करता था उसके पीछे पंजाब करता था, उसके पीछे केपी, लेकिन अगेन हम ये
बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और 100 दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और करने का कोई ईद के खास बारे में डिस्कस करते हैं। अब ईद पे हाँ, क्या तो ये ईद पे आप बताएं क्या सुफियान ईद भाई ने एक सवाल की पूछा था कि इतने जो हालात हैं हमारे मुल्क के इकोनॉमिकली, फिर कोरोना, फिर ये जहाज से क्रैश हो जाना, बाकी और भी जो चीजें चलती रहती हैं, तो उसके अंदर के ईद को सेलिब्रेट करना किस तरह यानी एक जस्टिफाई करते हैं या होनी चाहिए, उसमें एक इतना सवाल था। मेरे ख्याल में ताहा भाई आप अगर इसका जवाब दे सकें। What diverts the conversation? Yes or no? आई थिंक यानी हाँ, ईद को सेलिब्रेट होना चाहिए, यानी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बैलेंस रिस्पांस होना चाहिए आपका। तो बैलेंस रिस्पांस को कैसे डिफाइन करेंगे आप इन 20 सेकंड्स? अंदर से खुश हैं कि ईद आ गई है, और बाहर जो है आप अपना लोगों से मिलना देखिए नहीं मिले इस ईद पे। साथ भाई, वैसे तो कौन सी ईद ऐसी सेलिब्रेट हो भी नहीं रही, बहुत उस लेवल पे हो नहीं रही। जहाँ तक मैं अपनी फैमिली की बात करूं, या पाकिस्तान के अंदर वो ना कोई बहुत ज्यादा बाहर निकलना और घूमना फिरना हो रहा है। हाँ, विद इन फैमिली एक दिन एक दूसरे के घर पे जा रहे, लेकिन एज सच कोई वो सेलिब्रेशन वाली सेलिब्रेशन नहीं हो रही। तो आई थिंक दैट इज अ गुड वे, मॉडेस्ट वे इन दिस सिचुएशन, जो आप एक बैलेंस्ड वे यानी कोरोना क्या की आप सिचुएशन अपनी सेलिब्रेशंस अपने फैमिली या अपनी क्लोज सर्कल तक रखें, करेक्ट? हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, अब अगर सिचुएशन इतनी बुरी है, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसी भी फैमिलीज होंगी जिन्होंने अपने घर वालों को लूज किया है, मे बी आवर्स बिफोर इट, सम फ्यू आवर्स। तो क्या उनके साथ, कंसिडरिंग दैट, शुड वी स्टिल डू इट? उनके मुंह पे जाके सेलिब्रेट नहीं करेंगे, मतलब हमें बहुत खुशी हुई। आप अपने घर की चार दीवार अकेले रहते हैं, अपना कमरा लॉक करें, उधर आप खाना खा लें, दिल में खुश है कि अल्लाह ने ईद दी है, और फिर बस वापस आए, वापस उसके साथ अच्छी तरह डील करें। ईद की जो स्पिरिट है ना, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईद कोई सिर्फ प्योरली कोई दुनियावी मटेरियल त्योहार नहीं है कि हमने अच्छे कपड़े पहनने हैं और हमने बाहर जाकर भंगड़े डालने हैं और हमने खाना पीना, ऐशी पटाखे और ये सारी चीज सिर्फ यही करना है, नहीं। ईद इज अ स्पिरिचुअल, यानी हमारा जो रिलीजियस एक फेस्टिवल है, वो भी है, बुनियादी तौर पे वो है, और उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि अच्छे तरीके से करो। और वो क्यों है? क्योंकि रमजान का आपने एक पीरियड गुजारा है, एंड फिर अल्लाह कहता है तो तुमने गुजारा है, तो फिर शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह का वो आपने एक चीज करनी है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अगर ये कि एक इबादत के तौर पे तो होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमें दीन से जो हमें तालीम मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मैं भी बिल्कुल इस बात से अलाइंड हूँ कि अगर हमने देखें, और जो रिलीजियस टीचिंग्स है हमारी, स्पेशली कुरान और सुन्नत की, वो टाइमलेस है। वो ऐसा तो नहीं है कि वो इवॉल्व करेंगी विद टाइम, बट इट इज टाइमलेस, और वो चीज़ें 100% रहती हैं रेलेवेंट। मैं आपको बताता हूँ ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जब ईद आती थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल के जो जैसे ग़ज़वात हुई और उसमें जो शुहदा थे, जैसे ग़ज़वा बदर के शुहदा, या इनकी दुआ भी करते थे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो जो लोग हैं उनके गम में शरीक भी होते थे, जिनके बेचारों की ईद इसकी वजह से, मतलब आप ये करें, आप लोगों को अपने जहन में रखें, उनको आइसोलेट ना करें, उनको महसूस ना होने दें कि वो कोई अलग है, वहां पे उनका ख्याल रखा जाए। ऐसा ईद सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं कि उनके घर के सामने जाके आप ढोल धड़का और जो है ना भंगड़े डालने नहीं करें, लाउड म्यूजिक, मतलब वो वही वाली चीज है कि जो कि मैं अभी बोला था कि जो अंसार अब्बासी और फवाद चौधरी का जो चल रहा था कि आप फौरन ईद आए और आपने ईद के शोज के अंदर वो सारा शुरू कर दिया, वो शोर शराबा और फलाना ढिमकाना, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। इन चीजों को नहीं होना चाहिए, और ये अक्रॉस द बोर्ड डिसरिस्पेक्टफुल है, विदाउट अगर कोई सानिया पेश आया नहीं है। तो हमें स्पिरिट के अंदर क्या करना चाहिए? डेफिनेटली ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए इन द राइट स्पिरिट। राइट स्पिरिट क्या है? लोगों का ख्याल रखना, लोगों से मोहब्बत का इजहार करना, लोगों से मिलना, जाके उनकी खैर मालूम करना, दावत करना, गरीबों को तोहफे तोहफे देना, ये मोहब्बतों को करीब लेकर आने का तरीका है। एक मतलब लोगों को, दिस इज व्हाट आई बिलीव शुड बी द स्पिरिट ऑफ ईद। ये मेरा नजरिया है। तो अगर वो सवालात जो आप कह रहे हैं कि वो धमाका वो नहीं करना चाहिए, तो नहीं करें, बट ऑलवेज बी माइंडफुल कि क्या हो रहा है आपके इर्द-गिर्द। अच्छा, अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरा गौर से सुनिएगा। इब्राहिम भाई, आप तो अब अंकल हो चुके थे, शादी के बाद अंकल हो गए, साथ आधा अंकल बन गया। अब आप लोगों ने ईदी दी है कि ईदी ली है? अंकल नहीं हूँ मैं जवान हूँ, मैं जवान रहना चाहता हूँ। नहीं, जो जिससे शादी हुई उस दिन वो अंकल बन जाता है। आप लोगों ने ईदी दी है कि ईदी ली है? एटीट्यूड है भाई, एटीट्यूड है अंकल। अच्छा, माइंडसेट मैं एक मैन चाइल्ड बनना चाहता हूँ, मतलब जिंदगी भर। कोई अच्छी चीज नहीं है साथ भाई, ये जो आप बनना चाह रहे हैं ना, अंकल से बेहतर। यानी हर चीज का अपना वक्त होता है, हर चीज का तो आपने सवाल का जवाब नहीं दिया।
साद क्या भाई जब 60-65 साल के माशाल्लाह जब वो जवान हो जाएंगे, 60-65 साल के जवान होंगे, तो बफ जवान कितना अजीब लगेगा कि साद भाई जो है ना वो छड़ों वाली हरकतें कर रहे हैं उस वक्त 60-65 साल की उम्र में बैठ के ना, तो ऐसा मतलब मायूब लगेगा ना साद भाई, आपको पता है ना वो। भाई दिल जिंदा होना चाहिए, दिल जिस वक्त मर जाता है ना उस वक्त अंकल फीलिंग हो जाती है। ये तो खैर गलत बात है। इब्राहिम आप भाई सारे आपने ईदी दी के अंकलों लिए को आप आप जो है ना वो कर रहे हैं, आप वो क्या कहते हैं, ऑफेंड कर रहे हैं आप। सवाल का बस जवाब राम नहीं कर आया, सवाल का जवाब ईदी दी है जवाब कि का जवाब ईदी ली नहीं है? आएगा। ईदी मैंने दी है, ईदी ईदी दी है ऑब्वियसली किसको दी है। हाँ, किसको दी ये घर वालों अपनी में, बेगम को दी? घर वालों बेगम को में दी। भाई को, घर वालों को ये है। हम और मेरा भाई से आपकी, मेरा भाई से राब्ता है, कोई भाई को आपसे तो ईदी तो नहीं मिली, मुझे इतना पता है। चले अब वो जो भी है। मैं भी आपका ईदी भाई हूँ, मुझे तो नहीं मिली। हाँ भाई मुसलमान भाई है, मैं मुझे भी अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। एग्जैक्टली, अब मुसलमान भाई है तो फिर तो मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ इब्राहिम भाई, वो मुझे ट्रांसफर कर। देखें अभी हम बात कर रहे थे कि ईदी जो है ना वो ईद बैलेंस तरीके से गुजारनी चाहिए। कुछ लोगों को मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी, मतलब कि बैलेंस नहीं है। अब हम यहाँ निछावर करने नहीं बैठे हुए, ठीक है। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे लिए तो सोचने का मकाम ये है कि जब इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और रियल एस्टेट टाइकून बैठे हुए, जब उनको ईदी मांगने का वक्त आ गया तो कोरोना ने वाकई बड़ा इम्पैक्ट डाला है। ऐसे लोग जो है ना ईदी बिजनेसेस बहुत डाउन है इब्राहिम भाई, बिजनेसेस तलाश डाउन करने है। में नहीं मैं तो कर लूँ, मेरा सुफियान अकाउंट सील हो चुका है, नहीं तो मैं कब का सबको दे चुका होगा। सुफियान और भाई साद आपका भाई जो है वो हम तो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार आप प्लीज वैसे ये मैं जल्दी खुद देखिए। एक ईदी से कम नहीं हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ हर एक को। ये आपने ये अपनी साद बेगम को भाई कहा का, था? यार मुझे तो साद भाई की बेगम और बच्चों पे तरस आ रहा है। यानी उनके बेगम और बच्चे जब साद भाई से ईदी मांगेंगे तो वो कहेंगे बेटा तुम्हारा बाप ही इतना बड़ी ईदी है तुम्हारे लिए। तो नहीं है, मैं गलत बात कर रहा हूँ कोई? इसमें नहीं, यार बिल्कुल साद भाई जो है ना वो अपनी जब इंशाल्लाह साद भाई की शादी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा तो साद भाई जब ईद मुबारक का मैसेज करेंगे तो साथ में अपनी तस्वीर नीचे लिखेंगे ये लो ईदी, ये पूरे ससुराल में बांटेंगे। ये मैं व्हाट्सएप कर में ये भी चुका हूँ, फॉरवर्ड, ये लो ईदी, ये लो ईदी। ये मैं तो कई मेरी दफा कर चुका हूँ। मेरे पोजेस और मेरे जो ये जो फोटो शूट्स है ना ये किसी ईदी से कम नहीं है। यानी सही। ये एक आर्ट है जो कि आगे जाके आप जो देखेंगे कि मिलियंस में नहीं, सेल हो रहा ये है, आप इब्राहिम देखेगा साद भाई वो की आपको तस्वीरें फ्री जो में है वो देखने को मिल रहा है। साद भाई की तस्वीरें फ्यूचर की करेंसी है भाई, करेंसी बिटकॉइन की तरह आप जमा करें इनको। ये ऐसी कोई हल्का लिया हुआ आपने साद भाई को? मैं इब्राहिम इस वो अजीम वो शख्सियत को जानता था। अभी वो नहीं ऑन दिस ऑस्पिशियस आता है, अगली बार सिर्फ साद की पिक्चर आएगी, कोई टेक्स्ट वॉक्स लिखने की जरूरत ही नहीं, बस पिक्चर डाली होगी सब कुछ। और हर ओकेजन के लिए सही है, आप खुद ही समझ जाएंगे किस ओकेजन के लिए। तस्वीर देख के। साथ फिर खैर कोई ब्लैक में कोई वाइट में भी खींचे, सबको भेजेगा कि भाई किसी को जनाजे पे भेजनी है, किसी को ईद पे भेजनी है, मतलब सबको जिसको जिस तरह यूज करना है करते रहे। किसी को शादी में बेचनी है किसको यार, लेकिन खैर वो भी एक कब। हाँ ये ईद काफी डिफरेंट थी। पहली बार घर पे गुजारी मैंने, इतनी गुजारी कि मैंने 3 किताबें एक रात में पढ़ ली। माशाअल्लाह। ओह, इनमें से कौन सी किताबें थी भाई? पहली शुरू की मैंने एनिमल फार्म से, वो वो फिट। जबरदस्त। फिर उसके बाद मैं आ गया बांगे दरा पे, मैंने जवाब शिकवा खत्म कर लिया, ऑलमोस्ट 1/3। उफ, और फिर नाइस। इसके बाद मैंने पढ़ ली द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन वाली। माशाल्लाह। क्या यानी बात साद माइकल भाई हार्ट अब वाली। तो माइकल अंकल हार्ट। बनना बनता है यार, अब भी आप अंकल नहीं बनेंगे कुछ। एक रात में 3 किताबें। नहीं मैं जिब्रील एनिमल क्रॉसिंग पढ़ वो एनिमल फार्म पढ़ लिया था, तो मैं यानी अंकल वाले उस पे नहीं आऊंगा। तुम्हारे सामने आकिब भाई है ना, आकिब भाई तो तुम्हारे मुरीद बन जाएंगे, क्योंकि उनको तो बेचारे को बेचारी बात है, वो है सही मायनों में आप कह सकते हैं कि जो कि इन चीजों से नाआशना है हमारे भाई, और आप हैं वो एक अब तो आप पीर हैं, आप पीर साद। मैं तो हूँ पीर, मेरे डिसाइपल्स भी हैं 12-13 अभी। 12-13 ऑलरेडी है। हाँ तो भाई साद भाई आपकी किस तरह हम मुरीद बन सकते हैं? क्या क्या एलिजिबिलिटी बैत करनी क्राइटेरिया क्या पड़ेगी? है? बस कोई क्राइटेरिया नहीं, बस साथ रहे। आप साथ अच्छा साथ। तो आजकल तो आपके सारे मुरीद गायब होंगे, यानी आप ऑनलाइन है किस ना, तरह चला रहे हैं? ऑनलाइन अच्छा ऑनलाइन है। साद भाई की जो अपनी खानका होती है ना, खानका, उसके अंदर जो माहौल होता है ना, साद भाई सिर्फ एक एक्टिविटी कराते हैं। साद भाई कहते हैं मेरे मुरीद सिर्फ एक काम करे, सब मिल के दुआ करे कि मेरी शादी हो जाए, इससे ज्यादा मैं किसी से और कुछ नहीं खाता। तो ये जो जितने भी मुरीद हैं उनका एक ही कोई काम है, फाइनेंशियल साद भाई- कॉम्पोजिशन नहीं है मतलब? नहीं फिर तो सस्ता है, मतलब क्या ऐसी पीरी मिलती सस्ती है। साथ ये प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस फायदा- मॉडल नहीं है, साथ मैं आपसे बात करता हूँ उसके बाद। नहीं, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। पेमेंट मेथड है कि सिर्फ मेरी तारीफ कर ली जाए हर चीज पे, अच्छा तो दिल खुश रहता है।
यानी वो साथ भाई को ये जरूरत है अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कि मेरी सेल्फ स्टीम अगर ऊपर रहेगी तो मैं एक अच्छा टाइकून और एक अच्छा कैरिस्मेटिक बिजनेस और सेल्समैन रहूंगा। अगर मेरी सेल्फ स्टीम को कोई लिफ्ट नहीं करेगा तो फिर बाकी चीजें भी फायदा ही इम्पैक्ट नहीं यानी ना, अगर बाकी चीजें करने का फायदा ही नहीं है फिर। यानी हम अज्यूम करें कल को साद भाई की जब शादी होगी, तो आपको पता है ना शादी के अंदर फिर थोड़ी सी चुक्कलिस भी हो जाती है, कभी ऊंच नीच भी होती है, बेगम ने कुछ कह दिया आपको दिल दुख गया, उस वक्त साद भाई आएंगे अपने मुरीदों के पास, क्या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ, मुझे बताओ मेरे बारे में। फिर लोग उनको बोलेंगे कि नहीं आप तो पीर साहब आप बहुत पहुंचे हुए थे, साद भाई को खुशी होगी, थोड़ा दिल का सुकून होगा। ये इस वक्तों के लिए भी साद भाई ने रखे हुए अपने मुरीद, नहीं, मेरा दिल वो जो दुखता नहीं है, मैं ढीठ पॉजिटिव बगैरत इंसान नहीं हूँ मैं। रीइंफोर्समेंट जो होती है ना उसके लिए। लेकिन चले ये वाली बातें तो हमारी एक तरफ है लेकिन मैं अभी, ये कहूंगा बट कि मतलब मैंने कल से पहले इकबाल का काम कभी पढ़ा ही नहीं था, और मैं मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए जीनियस, उस आदमी के जीनियस लेवल बताने के लिए कितना मतलब वो वक्त से आगे था वो आदमी। हर ये आप हसन निसार के सामने ये बात नहीं करेगा साथ भाई, ठीक है? वो जो हमारे जर्नलिस्ट है ना उनके सामने ऐसी बात नहीं करेगा कि वो इकबाल बहुत भी जीनियस फवाद चौधरी की तरह एक बड़े दानिश्वर है वैसे कुछ मामलों में। देयर इज नो डाउट, बिल्कुल। इकबाल ने पोइट्री के जरिए काफी ऐसी चीजें कम्युनिकेट की हैं तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होती है, और लोगों को कन्विंस करना और उभारना जो पोइट्री के जरिए आप उभार सकते हैं। नहीं, जब मैं शिकवा पढ़ रहा था तो काफी बोल्ड था, और जो कुफर के फतवे लगे थे वो जस्टिफाइबल भी थे कुछ लोगों के नजरिए से, जिस तरह वो कहा था। लेकिन जवाब शिकवा का बंद नंबर 10 जब मैंने पढ़ा तो शायद अभी तो मेरे पास एक ही जबरदस्त। शिकवा है, वो आपके बिजनेस मॉडल्स है, उसका जवाब शिकवा मैं आपसे बाद में लूंगा। एक चीज़ है जो मैं पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगा कि अगेन जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, अगेन कोरोना की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। जनरली पूरे ग्लोबली सारी कंट्रीज इसके खिलाफ सफ़र कर रही हैं इससे। तो जिस भी आपके पास जितना भी बैंडविड्थ है, जितना आप कर सकते हैं, लोगों की मदद करें। अगर आपके जान पहचान में किसी की डेथ हो गई है तो अल्लाह उन्हें राजिऊन, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इंशाल्लाह हम लोग इसको एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे वंस कुछ फाइंडिंग्स निकल आए उस रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि अगेन अभी काफ़ी इसमें एक इशू चल रहा है। बट इंशाल्लाह वंस टर्न पेपर हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि रीज़न क्या था, क्योंकि अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर। असल में एक जी आपने बड़ी अच्छी बात की, इसमें बस एक चीज ही कहूंगा कि ये इन मामलात के अंदर ना बहुत केयरफुल होना चाहिए हमें। बिल्कुल स्पेकुलेशंस के ऊपर आप जो भी बयानबाजी करेंगे, जो भी अपनी आप ओपिनियन देंगे, इट इज गोइंग टू हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल। लोगों की घर वालों की जाने गई हैं, बिल्कुल, और लोग बड़े sensitive issue। इनसेंसिटिव हो जाते हैं रिमार्क्स पास करते हुए। चाहे वो पायलट के ऊपर हो, पायलट की गलती थी, फलाना थी, ये थी, ये इसमें मैंने बहुत ढेर सारे सोशल मीडिया में देखा जिनके घर में पायलट्स मौजूद हैं, पायलट उनके बिल्कुल वालिद हैं या उनके बिल्कुल भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं कि हम बड़े वो फील करते हैं, टारगेटेड फील करते हैं, और हमें बड़ा दुख होता है। वो कुछ तो बड़े मतलब वो इमोशनल हो जाते हैं, यार ये गलत है, इस तरह फौरन नहीं कर देना। नॉट टू से कि गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, बट इट इज टू सून टू ठीक, स्टार्ट द ब्लेम गेम। सही है, ये सही है। बिल्कुल। तो आई थिंक एक चीज बस यार मैंने भाई मेरे ख्याल से ट्विटर पे ही पढ़ा था, हम जो जी बस नहीं आप एक चीज मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं कि हमने जो इब्राहिम ने सेंसिटिविटी की बात की, कोई लड़की थी, उसने ट्विटर पे डाला था कि मेरा जो पायलट थे वो उसके अब्बू के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो वो कह रहे थे कि वो एक ट्रॉमा होता है जो कि एक आदमी जो कमेंट लिख रहा होता है ना उसको रियलाइज नहीं कर रहा होता। तो बी वेरी स्पेसिफिक ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग, और अपने आप को अपने उस शूज में रख के देखें कि भाई कितना इनसेंसिटिव बात आप कर सकते हैं। With that being said, please like us on Facebook, Instagram, जहाँ पे भी आप जो भी मीडियम पे हमें देख रहे हैं, we are available on all platforms more or less, Spotify, Anchor, आप सब जगह हमें सब जगह ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं आप हमें, बिल्कुल। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हम हर जगह स्पीकर्स का ये काफी मसला है हमारे पास आ रहा है। हाँ, फीमेल स्पीकर होपफुली आकिफ ने कहा तो है, आकिफ काम कर रहे हैं उस पे, पता नहीं अब कितना उसका कामयाब है। मैं भी इन नेगोशिएशन हूँ, अगर कमेटी इजाजत देगी तो आगे जाके बात कर लेंगे इस पे। भाई वो आकिफ को देखना पड़ेगा, आकिफ शायद इसी बहाने उसकी शादी हो जाए, वो फीमेल स्पीकर ढूंढते ढूंढते उनको अपनी बेगम मिल जाए। हो सकता है कुछ कर्नल हो सकता है। आकिफ को वो बनना पड़ेगा, कर्नल बनना पड़ेगा।
आगे भी शादी होने के लिए। आके खुदकशी कर लेगा, आपने ऐसी बात कर दी है आज। बट बिफोर आकिफ हम लोग को इस चीज़ के ऊपर अब छेड़ना शुरू करें, let us try to close this. Eid Mubarak from everyone here at Podcast Chalk, and Salam from the Chalk.